हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैं आपको अब तक जो है सिंधु घाटी सभ्यता तक का टॉपिक ख़त्म कर चुका हूँ। अब अगला नंबर है वैदिक एज या वैदिक संस्कृति या वैदिक काल। ठीक, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता 2500 से 1500 बीसी था। फिर 1500 बीसी से 600 बीसी वैदिक काल है। ठीक, तो मैं वैदिक काल को बताने से, वैदिक काल को शुरू करने से पहले मैं एक वैदिक काल की एक सामान्य समझ आपको बताऊंगा। मतलब सामान्य समझ का मतलब ये है कि वैदिक काल में कैसे पढ़ना है आपको, और एक जनरल अंडरस्टैंडिंग जिसको कहते हैं, कि एक सार कहिए कि अगर इसको आप जान जाएंगे तो वैदिक काल को पढ़ना आपको एकदम आसान हो जाएगा। ठीक, तो ये एक सामान्य समझ है वैदिक काल की, और इसके बाद तब हम वैदिक काल को शुरू करेंगे। तो पहले वैदिक काल की सामान्य समझ को हम समझ लेते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने वैदिक काल, वैदिक एज, वैदिक काल की सामान्य समझ, जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ वैदिक एज। ठीक, अभी इधर सैंपट पे मैं बताता हूँ कैसे कैसे क्या लिखा हूँ क्या नहीं। इसके बाद फिर मैं आपको पूरा डिटेल समझाता हूँ कि कैसे कैसे इसकी समझ क्या है, सामान्य समझ क्या है। तो ये 1500 बीसी, 1500 बीसी से ये 600 बीसी, ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है टोटल। यहाँ पे मैंने लिखा है वैदिक काल। यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, वैदिक काल है। 1500 बीसी से 600 बीसी क्या है आपका, वैदिक काल है। ठीक, 1500 बीसी से 600 बीसी, 1500 बीसी 600 बीसी के बीच, मतलब वैदिक काल का टाइम पीरियड 1500 बीसी से 600 बीसी है। वैदिक काल, ये वैदिक काल मैंने लिखा, ये वैदिक काल 1500 से 600 बीसी। ठीक, अब मैंने इस वैदिक काल को दो भाग में बांटा है। पूर्व वैदिक, ये पूर्व वैदिक, ये पूर्व वैदिक, और ये उत्तर वैदिक। पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, इसी वैदिक काल में है ये। पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल को इंग्लिश में क्या कहेंगे, अर्ली वैदिक। उत्तर वैदिक काल को क्या कहेंगे, लेटर वैदिक। ठीक, ये आपका वैदिक काल हो गया। वैदिक काल को हम लोग दो भागों में बांटते हैं, पूर्व वैदिक काल अर्ली वैदिक या उत्तर वैदिक काल लेटर वैदिक। ठीक, अच्छा, दो भागों में बांटते क्यों हैं, क्योंकि 1000 बीसी में लोहा मिला था अतरंजी खेड़ा एटा यूपी से। वैदिक काल को हम दो भागों में बांटते हैं, क्यों, क्योंकि 1000 बीसी में अतरंजी खेड़ा एटा यूपी से लोहा मिला था। तो लोहे लोहे के मिलने के कारण वैदिक काल को हम दो भागों में बांटते हैं। ठीक, पूर्व वैदिक काल जिसको अर्ली वैदिक कहते हैं, 1000 बीसी में लोहा मिला था, तो मैंने 1000 बीसी लोहा अतरंजी खेड़ा एटा यूपी। ठीक, उत्तर वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल, अर्ली वैदिक, लेटर वैदिक, ये आपका 1500 से 1000 बीसी पूर्व वैदिक काल, 1000 बीसी से 600 बीसी उत्तर वैदिक काल। ठीक, अच्छा, उत्तर पूर्व वैदिक काल, अर्ली वैदिक, पूर्व वैदिक काल या अर्ली वैदिक काल को ऋग वैदिक काल भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि इस काल की जानकारी, यानी कि पूर्व वैदिक काल की जानकारी में हमको किससे मिलती है, ऋग्वेद से मिलती है। ठीक, तो 1500 से 1000 बीसी के बीच में पूर्व वैदिक काल है, और इस पूर्व वैदिक काल की जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है। इसलिए इस पूर्व वैदिक काल को हम ऋग वैदिक काल भी कहते हैं। तो यहाँ मैंने लिखा है ऋग वैदिक या ऋग वैदिक काल। तो ऋग वैदिक, इसकी जानकारी किससे मिलती है, ऋग्वेद से मिलती है, इसलिए इसको ऋग वैदिक काल भी कहते हैं, पूर्व। अच्छा, उत्तर वैदिक काल को उत्तर वैदिक काल क्यों कहते हैं, क्योंकि उत्तर वैदिक काल की जानकारी हमें उत्तर वैदिक साहित्यों से मिलती है। तो इसकी जानकारी हमें उत्तर वैदिक साहित्यों से मिलती है। तो ये अच्छा, क्वेश्चन में ऐसे पूछता है, अगर कहेगा कि वैदिक काल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, तो वैदिक काल का मतलब आप ये समझेंगे 1500 से 600 बीसी। क्यों, क्योंकि अब 1000 बीसी में, इधर देखिए पूर्व वैदिक काल, तो ऐसे क्वेश्चन में फंसाता है। अगर आपको कह देगा कि पूर्व वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, तो पूर्व वैदिक काल का मतलब 1500 से 1000 बीसी के बीच में आप देखेंगे। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, इसलिए मैं इसको आपको डिटेल बता रहा हूँ। ठीक, तो ये हो गया पूर्व वैदिक काल, ये 1000 बीसी में। अच्छा, अब इसका डिवीजन ही हम क्यों करते हैं, क्योंकि 1000 बीसी में अतरंजी खेड़ा एटा यूपी से क्या मिला था,
लोहा मिला था। ठीक। और ये जानिए कि इस लोहे के मिलने के कारण जो ये ऋग वैदिक आर्यंस थे, ये जो पूर्व वैदिक काल के आर्यंस थे जिन्हें ऋग वैदिक आर्यंस कहते हैं, और उत्तर वैदिक काल के जो आर्यंस थे जिन्हें लेटर वैदिक आर्यंस कहते हैं, इन दोनों के जीवन में जमीन आसमान का अंतर आ गया। इसलिए इसको हम डिवाइड करते हैं 1000 बीसी लोहा मिलने के कारण। तो लोहा के मिलने के कारण ऋग वैदिक आर्यंस और लेटर वैदिक आर्यंस के जीवन में जमीन आसमान का अंतर हो जाता है। इस कारण से हम विभाजन करते हैं, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो लोहा, अतरंजी, खेड़ा, एटा, यूपी। ठीक। अच्छा, 600 बीसी से आगे 300 बीसी, 600 से 300 बीसी में पोस्ट वैदिक, वैदिक वैदिकोत्तर, पोस्ट वैदिक यानी कि वैदिक काल के बाद वाला काल, जिसको वैदिकोत्तर काल कहते हैं। और वैदिक काल में पूर्व वैदिक काल यानी वैदिक काल के जस्ट पहले वाला, माने वैदिक काल में ही पूर्व, वैदिक काल का ही पूर्व का काल पूर्व वैदिक काल, और वैदिक वैदिक काल में ही वैदिक काल के ही बाद वाला काल। ये वैदिक काल के पहले वाला काल, ये वैदिक वैदिक काल में ही ये पहले, ये काल में ही बाद, इसलिए इसको उत्तर वैदिक, इसको पूर्व वैदिक। और ये वैदिक काल के बाद का काल है, इसको वैदिक उत्तर काल, 600 से 300 बीसी। ये इसको आप अभी मत ध्यान दीजिए, बस एक मैं आपको जानकारी के लिए बता दिया, अभी आपको केवल इतना ध्यान देना है। ठीक। तो आपको एक चीज ध्यान दिए कि 1000 बीसी में लोहा मिला अतरंजी, खेड़ा, एटा, यूपी से, और इस लोहे के कारण ऋग वैदिक आर्यंस और लेटर वैदिक आर्यंस के जीवन में जमीन आसमान का अंतर हो जाता है। ठीक। तो क्या अंतर होता है, चाहे उनका धार्मिक पक्ष हो, चाहे सामाजिक पक्ष हो, चाहे राजनीतिक पक्ष हो, दोनों में जमीन आसमान का अंतर हो जाता है। ठीक। तो अब वो क्या अंतर होता है, इस लोहे के कारण इन आर्यंस के और इन आर्यंस के जीवन में क्या अंतर होता है, आइए अब हम उसको देखते हैं कि आखिर क्या परिवर्तन हो गया कि इनके जीवन में इनका जीवन एकदम बदल गया, एकदम क्रांतिकारी परिवर्तन हो गया था। ठीक। तो आइए यहाँ पे, अब ये देखिए, इस डायग्राम को आपको देखना है, इधर वाला डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। अब इस डायग्राम को देखिए, यहाँ पे मैंने बनाया है भारत का मैप, और इस मैप में मैंने बनाया है ये आपका, ये एरिया भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान का लगभग लगभग एरिया है ये। इसको क्या कहते हैं, सप्त सैंधव क्षेत्र। और ये एरिया है गंगा यमुना दोआब ये। ठीक। और ये बीच में 1000 बीसी लोहा, तरंजी, खेड़ा, एटा, यूपी ऐसे मैंने बनाया है। ये सिंध नदी है, यहाँ पे सिंध नदी निकली हुई है। ठीक। तो ये यहाँ पे ये क्या था, ये सप्त सैंधव क्षेत्र यानी कि 7 नदियों का क्षेत्र था। तो जो ऋग वैदिक आर्यंस थे वो यहीं रहते थे, इसी 7 नदियों के क्षेत्र में ऋग वैदिक आर्यंस रहते थे। ठीक। और ये क्या थे, जंगली थे। ये ऋग वैदिक आर्यंस क्या थे, जंगली थे, पशुपालन करते थे। कृषि उर्षि इनके लिए कोई बहुत विशेष महत्व नहीं रखता था, हालांकि थोड़ा बहुत कृषि करते थे लेकिन बहुत विशेष महत्व नहीं रखता था। इनका विशेष महत्व क्या था, पशुपालन। तो ये पशुपालन करते थे, जंगली थे, कृषि थोड़ा बहुत करते थे। ठीक। तो ये जब जंगली थे, और जंगली आदमी रहेगा तो आपस में ही लड़ेगा, ये भी दिमाग में रखिए, छोटे छोटे समूह में थे तो आपस में ही लड़ते थे। ठीक। तो अब ये दिमाग में रखिए कि ये जो ऋग वैदिक आर्यंस थे, जो सप्त सैंधव क्षेत्र में रहते थे, जो 7 नदियों का क्षेत्र है उसमें रहते थे, ये क्या थे, जंगली थे, पशुपालन करते थे। ठीक। अब ये पशुपालन करते थे, जंगली थे, ये गंगा यमुना के दोआब में, इधर इस वाले एरिया में, ये जो ऋग्वैदिक आर्यंस थे इस वाले एरिया में कभी काल घूमने जब जाते थे, अभी इस एरिया में है तो इस एरिया से कभी काल जब इस एरिया में घूमने जाते थे, तो इस एरिया में जब जाते थे तो ये बहुत, इस एरिया में बहुत भयानक भयानक जंगल हुआ करते थे। इस एरिया में, इस एरिया में क्या था, बहुत भयानक जंगल था। तो इनकी गांड फटती थी कि इस एरिया में चले जाएं, इस एरिया में वो पहुंच जाएं। ये ऋग वैदिक आर्यंस जंगली थे, पशुपालन करते थे। ठीक। और
जब ये किसी कारण बस इस एरिया में घूमने जाते थे तो यहाँ भयानक जंगल हुआ करते थे और इनकी हिम्मत नहीं होती थी कि इस जंगल में चले जाएं, ठीक। लेकिन ऐसे ही घूमते टहलते इनको क्या हुआ कि यही 1000 बीसी में इन्हीं ऋग्वैदिक आर्यंस को इन्हीं 1000 बीसी में लोहा मिल गया अतरंजी खेड़ा एटा यूपी से। भाई जब ये ऋग्वैदिक आर्यंस यहाँ पे जाएंगे तो इनको बीच में ऐसे जाते थे यहाँ, तो इनकी हिम्मत नहीं होती थी कि इस जंगल में जाएं। कभी काल जब ऐसे जाते थे तो इनकी हिम्मत नहीं होती यहाँ जाए, तो ऐसे घूमते टहलते इनको 1000 बीसी में लोहा मिल गया तरंजी खेड़ा एटा यूपी से। अब देखिए, अब ये लोहा इधर तो जंगली है ये, इनको लोहा मिल गया है। अब लोहा मिलेगा तो आदमी क्या करेगा? जब लोहा मिल गया और इस लोहे के कारण ये गंगा जमुना दोआब वाले क्षेत्र में जब ये जाएंगे, इस लोहा मिला इनको, और इस लोहे को लेकर जब ये गंगा यमुना के दोआब में जाएंगे तो क्या होगा? गंगा यमुना के दोआब में जाएंगे तो क्या होगा? इस लोहे से, इस लोहे से ये क्या करेंगे? औजार बनाएंगे। और जब औजार बना लेंगे तो ये जो यहाँ पे भयानक भयानक जंगल हुआ करते थे उसको क्या कर देंगे? उसकी सफाई कर देंगे, कटाई कर देंगे। इस भयानक जंगल की क्या करेंगे? कटाई कर देंगे, सफाई कर देंगे। तो इनको क्या मिलेगा? ढेर सारा उपजाऊ क्षेत्र मिलेगा। गंगा यमुना दोआब की जंगलों में जो जंगल थे उसकी जब सफाई कर देंगे तो ढेर सारा इनको उपजाऊ क्षेत्र मिल जाएगा, ठीक। तो लोहे मिलने से क्या हुआ? इन्होंने इस जंगलों की सफाई कर दी और ढेर सारा उपजाऊ क्षेत्र मिल गया। क्या कर दी? सफाई कर दी जंगलों की, ठीक, और उपजाऊ क्षेत्र मिल गया, ठीक। उपजाऊ क्षेत्र मिल गया, ढेर सारा उपजाऊ क्षेत्र मिल गया, ठीक। अच्छा, ये लोहे के कारण हुआ। लोहे के कारण क्या क्या हुआ? ध्यान दीजिएगा इधर, ये सब लोहे के कारण हो रहा है। लोहे के कारण जंगलों की सफाई कर दी। इस गंगा यमुना में जाते हैं तो यहाँ पे जो भयानक जंगल हुआ करते थे इसकी सफाई कर दिए। सफाई करके ढेर सारा इनको उपजाऊ क्षेत्र मिल गया। पहला पहला चीज तो ये। दूसरा क्या हुआ इस लोहे से? इन्होंने क्या किया कि लोहे से लोहे के फाल बनाए, ठीक। लोहे के फाल बनाकर गहरी जुताई करने लगे। जो ये उपजाऊ क्षेत्र था इसकी क्या करने लगे? गहरी जुताई। अच्छा, जब गहरी जुताई करेंगे तो क्या होगा? उत्पादकता बढ़ जाएगी। यानी कि 5 किलो अगर गेहूं होता था तो कितना होने लगेगा? 10 किलो गेहूं होने लगेगा। तो क्या बढ़ जाएगी? उत्पादकता। उत्पादकता बढ़ जाएगी। यानी कि अब देखिए, अब वही फिनोमेना जो मैं आपको बताया था, सामान्य फिनोमेना जो मैंने आपको बताया था कि जब कृषि अधिशेष होगा यानी उत्पादकता बढ़ेगी तो क्या होगा? कृषि अधिशेष होगा, एग्रीकल्चरल सरप्लस होगा। और जब एग्रीकल्चरल सरप्लस होगा तो क्या होगा? विनिमय विनिमय की एक्टिविटी चालू हो जाएगी। मैंने आपको जनरल फिनोमेना बता चुका हूं मैं कि कृषि अधिशेष होगा तो फिर विनिमय की एक्टिविटी चालू होगी। और जब विनिमय की एक्टिविटी चालू होगी तो ये आगे चल के क्या होगी? जब विनिमय एक्टिविटी चालू होगी तो आगे चल के मुद्रा का भी विकास होगा। और ये संजोग नहीं है कि मुद्रा 500 बीसी या 600 बीसी में पंचमार्ग मुद्रा आती है। इसी कारण से आती है पंचमार्ग मुद्रा, ठीक। अब आपको ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। कृषि अधिशेष हुआ, विनिमय विनिमय की एक्टिविटी हुई, विनिमय की एक्टिविटी से मुद्रा मुद्रा आया। मुद्रा वैदिकोत्तर काल पोस्ट वैदिक काल में आएगा 500 या 600 बीसी के आसपास। पंचमार्ग, पहली मुद्रा क्या है? पंचमार्ग, ठीक। ये चीज आपको समझ में आ गया कि ये अब अब देखिए, अब इनके पास क्या हो गया? कृषि अवशेष हुआ। अब ये, अच्छा, कृषि अवशेष होगा धीरे 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 क्या होगा? मुद्रा आएगी, विनिमय हुआ, मुद्रा आएगी, व्यापार, तमाम चीजें होंगी, एक्टिविटी होंगी धीरे धीरे। तो ये जंगली लोग क्या हो जाएंगे? यहाँ ये जंगली लोग धीरे धीरे, इन जंगली लोगों के जीवन में जमीन आसमान का अंतर हो जाएगा क्योंकि कृषि अवशेष हो रहा है, ठीक। अच्छा, ये चीज आपको अब समझ में आ गई होगी कि इसका मतलब क्या है। अब अब एक चीज और देखिए कि ठीक है,
यहाँ से इन्होंने इनको वो मिला, लोहा मिला 1000 बीसी में, इन्होंने फाल बनाई, गहरी जुताई की, उत्पादकता बढ़ी, विनिमय बढ़ा, और विनिमय बढ़ने के बाद मुद्रा आई, तमाम चीजें हुई। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब अच्छा, एक चीज और ध्यान में रखिए कि ये जो सप्त संजय क्षेत्र में जो ये ऋग वैदिक आर्यंस रहते थे, अच्छा जब विनिमय होगा तो तमाम एक्टिविटी बढ़ेगी। जब यहाँ पे लोहे के कृषि अधिशेष के कारण जब विनिमय होगा तब तमाम एक्टिविटी बनी, कोई कृषि करेगा, कोई पशुपालन करेगा, कोई नाई हो जाएगा, कोई व्यापारी हो जाएगा, कोई कुछ हो जाएगा, तमाम एक्टिविटी बढ़ेंगी, विनिमय के कारण तमाम एक्टिविटी बढ़ती हैं। ठीक। तो अब ये जो ऋग वैदिक आर्यंस थे, ये छोटे छोटे जनों या समूह में रहते थे, और मैंने बताया कि आप कोई जंगली थे, आपस में ही लड़ते थे। तो इधर, अच्छा इधर इधर के क्या होंगे, इधर के जो इधर जंगली लोग थे, ठीक, तो 1000 बीसी में बांटने से इस आर्यंस के दोनों के हर पक्ष में जमीन आसमान, चाहे वो राजनीतिक पक्ष हो, ये चाहे वो राजनीतिक जीवन हो, चाहे सामाजिक जीवन हो, चाहे माने राजनीतिक जीवन चाहे ऋग्वैदिक का हो, लेटर वैदिक, ऐसे हम बांट के पढ़ेंगे। ऋग्वैदिक आर्यंस और लेटर वैदिक आर्यंस के, जब हम वैदिक काल का आगे जब हम डिफाइन करेंगे, आगे सब जब हम आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे तो ऐसे ही हम पढ़ेंगे। वैदिक काल, लेटर वैदिक आर्यंस, ऋग वैदिक आर्यंस, लेटर वैदिक आर्यंस। अब सामाजिक जीवन, ऋग वैदिक आर्यंस, लेटर वैदिक आर्यंस। धार्मिक जीवन, ऋग वैदिक आर्यंस, लेटर वैदिक आर्यंस। तो ऐसे, क्योंकि इस लोहे के कारण दोनों के राजनीतिक जीवन में जमीन आसमान का अंतर, सामाजिक जीवन में जमीन आसमान का अंतर, आर्थिक जीवन में जमीन आसमान का अंतर, धार्मिक जीवन में जमीन आसमान का अंतर। ठीक। ये चीज आपको अब समझ में आ गई होगी कैसे कैसे क्या पढ़ना है। ठीक। तो ये ऋग वैदिक कार्यंस कई समूह में थे, छोटे छोटे समूह में थे, आपस में ही झगड़ा करते थे। इनके लिए कोई कृषि बहुत महत्वपूर्ण नहीं था, पशुपालन करते थे, ये मैंने आपको बताया। ठीक। पशुपालन करते थे। ये एक तरह से मानिए कबीलाई समाज के थे। ठीक। तो जब ये इधर आ जाएंगे, जब ये इधर आ जाएंगे तो क्या होगा, कृषि विषि थोड़ा बहुत कृषि चालू कर देंगे। जब कृषि चालू कर देंगे तो क्या होगा, समस्या एक उत्पन्न होगी। जब वो विनिमय की एक्टिविटी चालू होगी तो कौन सी समस्या होगी, अब कोई कृषि कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई पशुपालन, कोई कोई मुर्गा पाल रहा है, कोई बकरी पाल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो एक समस्या उत्पन्न होगी इनके जीवन में। वो कैसी समस्या, सुरक्षा से संबंधित समस्या। अच्छा, सुरक्षा से संबंधित समस्या, कैसी समस्या, एक उदाहरण से समझिए कि सुरक्षा समझ, जैसे मान लीजिए कि 100 लोग हैं। ठीक। अब एक कोई बकरी पाल रहा है, कोई कोई कृषि कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ऐसे कर रहा है। ठीक। तो उसमें मान लीजिए जो शक्तिशाली होगा, जो शारीरिक रूप से बहुत मजबूत होगा, वो क्या करेगा, कहेगा हमको एक कृषि ये सब करने की क्या जरूरत है, ये जो कमजोर लोग हैं इनको उठा के पटकिए, दो चार झापड़ इनको रखिए, और इनसे ले लीजिए, मुर्गा ले लीजिए, लाओ भाई मुर्गा दो, लाओ भाई बकरी दो, आराम से कर रही, एकदम एकदम आराम से कर जो सकते हैं। तो कैसी समझ, सुरक्षा संबंधित समस्या उत्पन्न होगी, सुरक्षा से संबंधित समस्या उत्पन्न होगी। और इस सुरक्षा संबंधित उत्पन्न होगी, तो इसका जब सुरक्षा संबंधित समस्या उत्पन्न होती है तो उसका उसका क्या निकाला जाएगा, एक एक अलग से उसका निकाला जाएगा कि भाई सुरक्षा कर, आप सुरक्षा चाहिए, तो सुरक्षा के लिए क्या करेंगे, ये लोग आपस में ही जो सबसे शक्तिशाली होंगे, जो बलशाली होंगे, उनको सुरक्षा के लिए रख लेंगे, और उनको उसके बदले में क्या देंगे, उपहार देंगे। सुरक्षा से संबंधित, सुरक्षा सुरक्षा के लिए रख लेंगे, और उनको क्या देंगे, उपहार देंगे। ठीक। ये उपहार क्या दिया जाएगा, यहाँ पे यहाँ पे जब सुरक्षा संबंधित रखेंगे तो ये उपहार क्या, ये उपहार देंगे तो ये स्वेच्छा से देंगे। लेकिन जब इधर आएंगे तो यही से स्वेच्छा से दिया गया उपहार इधर क्या कर दिया जाएगा, उसको उसको क्या कर दिया जाएगा, स्वेच्छा से दिया गया उपहार को बाइंड कर दिया जाएगा, माने अब ये बाध्य कर दिया जाएगा, जिसको हम कर कहेंगे, टैक्स कहेंगे। क्योंकि टैक्स के नियम होते हैं। टैक्स क्या होता है, बाध्यकारी होता है। कर क्या होता है, बाध्यकारी होता है। ठीक। तो स्वेच्छा से दिया गया उपहार को, जो यहाँ पे स्वेच्छा से दिया गया उपहार, उसको हम बलि कहते हैं, बलि। ठीक। और यहाँ पे जब आएंगे तो उसी स्वेच्छा से दिए गए उपहार को हम क्या करेंगे,
बाध्यकारी बना देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टैक्स हो जाएगा, कर हो जाएगा। ठीक। इसी तरह जब जब सामाजिक जीवन में जाएंगे तो सामाजिक जीवन में हम अभी सामाजिक जीवन में जाएंगे तो ऋग वैदिक आर्यन्स, लेटर वैदिक आर्यन्स के जीवन में देखेंगे। सामाजिक जीवन में मैंने आपको बताया था क्या क्या होता है। जैसे सामाजिक जीवन में देखा जाएगा कि क्या जाति प्रथा है कि नहीं है, क्या महिलाओं की स्थिति क्या है, क्या कोई दास प्रथा है कि नहीं है, ये समाज। तो ये जैसे महिलाओं की स्थिति देखना हो तो लेटर वैदिक आर्यन्स, ऋग वैदिक आर्यन्स दोनों में देखा जाएगा कि इसमें महिलाओं की स्थिति क्या है, इसमें महिलाओं की स्थिति क्या है। इसी प्रकार हम धार्मिक जीवन के बारे में आपसे बताए तो धार्मिक जीवन में मैंने बताया क्या कौन से देवी देवता थे, क्या पूजा क्या करते हैं, क्या कोई उपासना की रीति है, क्या कोई पूजा स्थल है। तो इस तरह से हम देख के इसको पढ़ेंगे। ठीक। तो आपको अभी ये समझ में आ गया होगा कि एक बार थोड़ा सा मैं और एक बार रिवाइज कर देता हूँ। इधर के आर्यंस क्या थे, जंगली थे, पशुपालन करते थे। जब घूमते टहलते इधर आए तो 1000 बीसी में इनको लोहा मिला। इस लोहे के कारण क्या किए कि लोहे के फाल बनाए, औजार बनाए। उस औजार से इस गंगा यमुना दोआब के जंगलों की सफाई कर दी। ढेर सारा उपजाऊ क्षेत्र हुआ। इस ढेर सारे उपजाऊ क्षेत्र के कारण और अ, लोहे के फाल के कारण उत्पादकता बढ़ी। उत्पादकता बढ़ने से कृषि अवशेष हुआ। कृषि अवशेष से विनिमय विनिमय शुरू हुआ और आगे पोस्ट वैदिक काल में पंचमाग मुद्रा आई। ठीक। तो इनके अच्छा जब इनके और इनके जीवन में जमीन आसमान का अंतर हो गया इस लोहे से, तो हर पक्ष में अंतर हो गया। चाहे वो राजनीतिक जीवन हो, चाहे वो धार्मिक जीवन हो। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा ना, जैसे ये मैंने लिखा ना, 1000 बीसी में ये लोहा मिला। ठीक। ये वैदिक काल है, इसको 1000 बीसी मैंने बांट दिया। ये ऋग वैदिक काल है, ये लेटर वैदिक आर्यंस है। तो इनके तो ऐसे ही पढ़ेंगे 1000 बीसी में लोहा। तो इसके पहले जब लोहा नहीं मिला था, इसके पहले इनकी राजनीतिक स्थिति क्या थी, लोहा के मिलने के बाद स्थिति क्या है। इधर सामाजिक जीवन है तो सामाजिक जीवन में क्या स्थिति, ऋग वैदिक आर्यंस के सामाजिक स्थिति क्या थी जब लोहा नहीं मिला था। लोहे के मिलने के बाद क्या स्थिति है। उसी प्रकार आर्थिक पढ़ेंगे, उसी प्रकार से धार्मिक पढ़ेंगे। तो इसी प्रकार हम पूरे वैदिक काल को पढ़ेंगे। और ये तुलनात्मक अध्ययन, एक तरह से इसको देखिए तो ये तुलनात्मक अध्ययन है। ठीक। तो अब हम अगले लेक्चर में आपसे वैदिक काल को हम शुरू करेंगे। ठीक। क्योंकि इस स्टैंडिंग को आप मतलब ये जो जनरल स्टैंडिंग है इसको आप जरूर एक बार और देखिएगा, बार बार इसको देखिएगा। जब एक बार इसको आप समझ लेंगे ना तो आपको वैदिक काल एकदम बहुत आसान हो जाएगा। ठीक। तो हम आपसे अगले लेक्चर में हम आपको वैदिक काल की शुरुआत करेंगे। ये आपकी जनरल स्टैंडिंग हो गई। ठीक। तो मिलते हैं आपसे हम अगले लेक्चर में। थैंक यू।